चलिए जी बच्चों, अब हम लोग करते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थियरी। वेव थियरी ने रिफ्रैक्शन को किस तरीके से प्रूफ किया इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। ओके, तो मैं रिफ्रैक्शन में एक सबसे पहले तो इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस बनाता हूँ मैं, दो मीडियम के बीच का इंटरफेस। ये मैंने बनाया इंटरफेस, और कुछ इस तरीके से हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि जो ऊपर वाला मीडियम है दिस इज रेयरर मीडियम, और नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला मीडियम रेयरर मीडियम, नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रेज जाएंगी तो किस तरीके से होगा जरा देखते हैं हम लोग। तो मैं जैसे मैंने पहले बनाया था ठीक उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन वाला। दिस इज प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाते हैं हम लोग। दिस इज प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये मैं बनाता हूं प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हमने बनाया प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट में कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं हम लोग। ये इस तरीके से आ रहा है, ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जैसे ही इस पे टकराया तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नॉर्मल। तो यहां पे मैं बना देता हूं नॉर्मल। ये मैंने बनाया नॉर्मल। दूसरी लोकेशन में भी मैंने बना दिया नॉर्मल। तो प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट नॉर्मल के साथ मैंने बना दिया। इसको दे देते नाम ए। ये हमारे पास में है बी। जैसे ही ए बी आगे बढ़ रहे हैं तो मैं यहां पे इसका अगला कुछ टाइम के बाद में हो सकता है A1 तक पहुंच जाए, B1 तक पहुंच जाए, और जब ये A1 A2 तक पहुंचेगा तो ये टकरा जाएगा मीडियम पे। मगर अभी ये जो है वेव फ्रंट का दूसरा हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा B2, ये अभी टकराया नहीं है। ये हम देख सकते हैं कि वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा पहले टकरा गया और ये वाला हिस्सा भी चला जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डेंसर मीडियम में उतरेगा। तो जब डेंसर मीडियम में उतरेगा, ये हम लोगों को पता है डेंसर मीडियम में क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो जब स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा, कुछ इस तरीके से। और जब यहां पे ये बाहर निकलेगा तो ये भी कुछ इसी तरीके से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आप देख सकते हैं A1 AB, A1 B1, A2 B2, मगर ये चल रहा है रेयरर मीडियम में, ये चल रहा है डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में ये कम चल पाएगा, रेयरर मीडियम में जब ये B2 B3 तक पहुंचेगा तब ये A3 तक पहुंचेगा, और A3 जब A4 पे पहुंचेगा
ये हमारा B4 पे पहुंच जाएगा और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये हमारा बाहर निकला, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आप देख सकते हैं इसमें दुबला पतला इंसिडेंट वेव फ्रंट आया और जब रिफ्रैक्ट होकर के निकल रहा है तो मोटा होकर के निकल रहा है। वेव फ्रंट देखिए थोड़ा चौड़ा हो गया, यहां वेव फ्रंट पतला था और निकलने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद ये चौड़ा हो गया, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। अगर ये डेंसर से रेयरर जाता तो ये और पतला हो जाता। ओके, तो चलिए जी अब यहां पे हम लोग एंगल्स लेते हैं। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं बोल देता हूं I। और अगर ये I है तो ये वाला जो छोटू सा एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है हमारे पास, ये 90 डिग्री के बराबर है। इफ दिस इज I तो ये हो जाएगा 90 माइनस I। अगर ये 90 माइनस I और ये 90 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू I। ये हमारे पास में एंगल बन जाएगा I। सिमिलरली यहां पे अगर देखें हम लोग तो ये एंगल है हमारे पास में R। अगर ये एंगल R है तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस R। और अगर ये 90 माइनस R होगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास R। ओके, अब आप देख सकते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आ रहा है और रे कुछ इस तरीके से बाहर जा रही है, लाइट एनर्जी कुछ इस तरीके से उससे परपेंडिकुलर आ रही है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, सिमिलरली ये यहाँ पे 90 डिग्री हम लोगों को मिलेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं यदि देखूं यहां से, इस ट्राइंगल को हम लोग अगर यहां से देखें, यहां से देखें इस ट्राइंगल को, तो हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल I है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इन ट्राइंगल A2 B2 B3, इन ट्राइंगल A2 B2 B3 sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse। तो sin I will be equal to perpendicular B2 B3 upon hypotenuse A2 B3, A2 B3। अब आप देख सकते हैं B2 B3 मतलब मीडियम नंबर 1 में, मीडियम नंबर 1 में ये ट्रैवल किया है। दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, से मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1। यहां से यहां तक जाने में जितना भी समय लगा, अगर उसको हम लोग टाउ मान लेते हैं, तो हम लोग को अगर यूज करें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यदि इस्तेमाल करें और मान लेते हैं B2 से B3 तक जाने का जो टाइम है, अगर वो टाउ मान लेते हैं, तो v1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस B2 B3 अपॉन टाइम टाउ। तो हमारे पास में जाएगा B2 B3 इज इक्वल टू v1 इंटू टाउ। ये हम लोग ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये किस में देखा है मैंने? ये देखा मैंने मीडियम नंबर 1 में। मीडियम नंबर 1 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली मीडियम नंबर 2 अगर हम लोग देखें, तो मीडियम नंबर 2 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब यहां पे अगर देखा जाए मीडियम नंबर 2 में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी मान लेते हैं वेलोसिटी है v2, तो स्पीड v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस a2 a3 डिस्टेंस अपॉन टाइम टाउ। तो a2 a3 हमारे पास में आ जाएगा v2 इंटू टाउ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
हम लोगों ने ये कंसीडर किया कि B2 से B3 तक जितना भी जाने में टाइम लगेगा, टाइम जो B2 B3 तक का है, दिस विल बी इक्वल टू टाइम A2 A3 तक का है, और इस दोनों टाइम को हम लोगों ने टाउ मान लिया। तो उसके लिए हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो B2 B3 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू टाउ। तो साइन हमारे साइन आई आ जाएगा V1 इंटू टाउ इंटू A2 B3, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग ट्राइंगल को यहां से देखें, कौन से ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल, A2 A3 B3। इन ट्राइंगल A2 A3 B3, इन ट्राइंगल A2 A3 B3 साइन R विल बी इक्वल टू, साइन R विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो A2 A3 अपॉन हाइपोटेनियस A2 A3 हम पहले से ही निकाल चुके हैं, V2 इंटू टाउ है। तो साइन R विल बी इक्वल टू V2 इंटू टाउ A2 B3, दिस विल बी फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन में जो बेसिक लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे पास साइन आई साइन आर तो दोनों आ चुके हैं, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 4 से। तो मुझे मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू V1 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय A2 B3 डिवाइडेड बाय V2 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय A2 B3। अब हम देख सकते हैं A2 B3 से A2 B3 गया, टाउ से टाउ गया, टाइम गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर मिलेगा हम लोगों को V1 अपॉन V2। अब आप देख सकते हैं ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2-3 डेफिनेशन के हिसाब से एक डेफिनेशन है। जब भी हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे वेव की वेवलेंथ है λ1, यहाँ की वेव की वेवलेंथ है λ2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू, सबसे पहली डेफिनेशन होती है साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरी डेफिनेशन होती है V1 अपॉन V2, तीसरी डेफिनेशन होती है λ1 अपॉन λ2। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी यहां पे रहेगी वही फ्रीक्वेंसी यहां पे भी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। जो चेंज होती है केवल वेवलेंथ चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो V1 अपॉन V2 को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये बिल्कुल बेसिक लॉ है रिफ्रैक्शन का, which proves basic Snell's law of refraction. तो hence we can say refraction is verified by वेव थ्योरी। वेव थ्योरी जो है रिफ्रैक्शन को भी पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। ओके,
तो इस पूरे सीन में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। गॉट द पॉइंट? तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए।